जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुबह 6 बजे रोजाना करंट अफेयर की क्लास आती है और रात्रि 8 बजे जीके जीएस की क्लास आती है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या केंद्र लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हम आपको रात्रि 8 बजे जीके जीएस रोजाना मॉक टेस्ट जीके जीएस सामान्य ज्ञान की क्लास चलाई जाती है और सुबह 6 बजे, जैसे अभी 6 बज गए हैं, तो सुबह 6 बजे क्लास चलाई जाती है करंट अफेयर की। तो चलिए, आज है 5 जुलाई और बीते दिन के जितने भी करंट अफेयर हैं और जो हमारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो योजनाएं हैं, इनको देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है, सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है भैया, कब? 2 जुलाई को। ठीक है, ध्यान देना, विश्व भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। अब ये खेल पत्रकार क्या होता है? ठीक है, देखिए, जो पत्रकार खेल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जो मीडिया ग्राउंड में जाकर, स्टेडियम में जाकर या जहां पर भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पर जाकर पूरी लाइव अपडेट देते हैं, पूरा समाचार देते हैं वहां का, वही होते हैं खेल पत्रकार। और उनकी याद के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जागरूकता के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पे नाम आया है भैया किसका? यहां पे नाम आया है क्या? पत्रकार। ठीक है, यहां पे नाम आया है पत्रकार। ठीक है, तो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स, ठीक है, ध्यान देना, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। अब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? विश्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, तो ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, इस सूचकांक में ये देखा जाता है कि कौन सी मीडिया, कौन सा प्रेस या कौन से पत्रकार का डिपार्टमेंट किसी भी देश का कितना स्वतंत्र है, अपने देश की न्यूज छापने के लिए या विश्व की न्यूज छापने के लिए कितना स्वतंत्र है। और जब ये 2024 का, ध्यान दीजिएगा, 2024 का ये जो सूचकांक आया है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 159 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है 2024 का, इसमें हमारे मीडिया के लोगों की, यानी हमारे भारत में जितने भी प्रेस वाले हैं, जितने मीडिया वाले हैं, जैसे आज तक चैनल, रिपब्लिक भारत चैनल, हिंदुस्तान चैनल, जी चैनल, जो न्यूज़ बताते हैं, तो पूरे विश्व में, ध्यान देना, पूरे विश्व में 183 देशों के सूचकांक में हमारे देश की जो रैंक है 159वीं रैंक है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे देश की जो मीडिया है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। ठीक है, इतनी भी अच्छी कोई मीडिया नहीं है, यानी सरकार जो कार्य कर रही है उसको पूरी तरह जनता के बीच में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, और जब भी बात होती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बात होती है प्रेस की, ध्यान देना, जब भी बात होती है प्रेस की यानी मीडिया की, तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। क्या भैया? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। किसको भाई? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में जितनी भी मीडिया एजेंसी है उनके लिए एक शर्म की बात है। और एक चीज और देखिए, आपने जो भी चैनल खोल के देखा होगा, हर चैनल अपने आप को नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 चैनल, हमारा चैनल देश का नंबर 1 चैनल, सबसे सच्ची खबर, और इनकी जो रैंक है पूरे विश्व लेवल में 159 है। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया टोटली भ्रष्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जिस प्रकार से प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है और प्लास्टिक से भविष्य में आने वाले खतरों के लिए और जलीय जीवन और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। ये एक जागरूकता के लिए
मनाया जाता है, ताकि प्लास्टिक, वन टाइम प्लास्टिक या कोई भी किसी प्रकार का प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और जितना कम से कम हो सकता है उतना हमारी प्रकृति के लिए अच्छा है। एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से रोड में प्लास्टिक बैग पड़े हैं, और इस प्लास्टिक के अंदर जो कचरा है या खाद्य सामग्री वो पड़ा है, और गाय उसको कैसे खा रही है, जानवर उसको कैसे खा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो जानवर होते हैं ये खाने के साथ साथ इन प्लास्टिक को भी अपने पेट में ले लेते हैं, और प्लास्टिक पचता नहीं है, प्लास्टिक पचता नहीं है, नतीजा पेट के अंदर ही रह जाता है और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जुलाई की बात हुई है, 4 जुलाई की हम बात करेंगे, ध्यान देना। 4 जुलाई अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन भैया? अमेरिका। ठीक है, ध्यान देना, 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और अगर पूछ ले कि भैया जो अमेरिका है वो कब आज़ाद हुआ था, तो वो आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। ठीक है, और आपको बता दें विश्व में सबसे पहला अगर लिखित संविधान बना है तो वो भी किसका बना है? ध्यान देना, अमेरिका का बना है। विश्व में सबसे पहला लिखित अगर संविधान बना है तो वह किसका बना है? अमेरिका का ही बना है। और ध्यान देना, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है भाई? 7 अनुच्छेद है। ठीक है, ध्यान देना, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला करंट अफेयर क्या है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो योजना है केरल की। और केरल, जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो केरल आपको याद रखना है। केरल क्यों याद रखना है? क्योंकि केरल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम पिनराई विजयन है, इन्होंने केरल में एक योजना लागू की है जिसका नाम है एक पंचायत एक खेल का मैदान। यानी वहां पर जितने भी गांव हैं, जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत क्षेत्र में उनका एक पंचायत का खुद का खेल का मैदान होगा। ये तो बहुत अच्छी योजना है। कहीं ना कहीं देखिए, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सरकारी खेल का मैदान मिलेगा। और तो कहीं ना कहीं इस योजना से केरल के बच्चों का जो स्पोर्ट्स है वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है, हर राज्य में ये योजना होनी चाहिए। ठीक है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। ठीक है, तो ये योजना किसने लागू की है? केरल ने। इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और जब भी बात होती है केरला की, ध्यान देना, जब भी बात होती है केरला की, तो पूरे भारत में जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में जो HDI है वो सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में रैंक नंबर 1 पे क्या है? केरल। 28 राज्यों की अगर हम बात करें तो जो मानव विकास सूचकांक है वो किसका है? केरल का है। और केरल में ध्यान दीजिएगा, केरल में महिला और पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 99%। ध्यान देना, 99% यहाँ पर साक्षरता दर है, पुरुषों की भी और महिला की भी। और वहीं अगर हम बात करें लिंग अनुपात की, तो लिंग अनुपात भी यहाँ का अच्छा है। ठीक है, लिंग अनुपात भी यहाँ का अच्छा है, और इतना ज़्यादा अच्छा है कि 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये है केरला के बारे में जानकारी। कुछ और केरला के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, केरला की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। केरला की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की आधिकारिक पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का आधिकारिक पक्षी है। और राज्यपाल की बात करें तो केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान केरल के क्या हैं? राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री तो देखिए पिनराई विजयन है ही। और वहीं हम बात करें केरल की नदियों की बात करें तो पेरियार नदी। ध्यान देना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, स्टार लगाइए इसको। ठीक है, छापते जाइएगा, इसीलिए इतना डिटेल्ड PDF बनाया जाता है ताकि आप लोग सब पॉइंट को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट भी करें। ठीक है, तो पेरियार नदी कहाँ की है? केरला की है। और भरतपूजा नदी कहाँ की है? केरला की है। पंबा नदी कहाँ की है? केरला की है। चलियार नदी भी कहाँ की है? केरला की है। और चालाकुड़ी नदी भी कहाँ की है? केरला की है। ठीक है, और जब भी केरला की बात होगी
तो ध्यान देना वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील भी कहाँ की है भैया? केरला की है, ठीक है। भारत की लंबवत झील है वेम्बनाड झील, भारत की लंबवत झील है वेम्बनाड झील, और इसी झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है, ध्यान देना, इसी झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है। और केरल की बात करें तो ध्यान देना लौंग की पहाड़ी, ठीक है, लौंग की पहाड़ी कहाँ है? केरला में है। इलायची की पहाड़ी भी कहाँ पे है? केरला में। और केरला अपने मसालों के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा करंट अफेयर क्या है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के दो पारंपरिक वस्तुओं को, जैसे माताबारी पेड़ा, ये पेड़ा जो लिखा है इसको पेड़ा कर लो, पेड़ा, माताबारी पेड़ा, और पचरा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ का है भैया? ये है त्रिपुरा का, ठीक है, ये कहाँ का भैया? त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा, देखिए ये यहाँ पर त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये एक पचरा एक प्रकार का वस्त्र है, ध्यान देना, ये जो पचरा है एक प्रकार का वस्त्र है, त्रिपुरा के जनजातीय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। जब भी बात होगी त्रिपुरा की, जब भी बात होगी त्रिपुरा की, तो जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से, ध्यान देना, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश से क्या भैया? 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। जब भी बात करेंगे इसी के पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में क्या है? एक अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल, ठीक है, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल, ठीक है, ये इसको भी क्या मिला है भाई? इसको भी जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश का ध्यान देना चुरपी, याक चुरपी, ठीक है, याक चुरपी, ये भी एक प्रकार का खाद्य प्रोडक्ट है, चुरपी, इसको भी क्या मिला है भैया? जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जीआई टैग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन, ठीक है, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन। अब ये कार्बन नेगेटिव गैरिसन क्या होता है? मतलब मिलिट्री एरिया। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव मिलिट्री एरिया कहां बनाया गया है या कौन सा बन के तैयार हो गया है? तो भारत का पहला कार्बन नेगेटिव जो गैरिसन है वह पुणे में स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है, देखिए ये है हमारी सेना का, ये है हमारी सेना का मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर सेना की तरफ से इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। और आपको बता दें ये कहां पे है? ये पूना में है। और पूना में जो ये कॉलेज स्थित है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना, यही देश का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन है। देखिए यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गैरिसन, देश का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन, यानी यहां पे इतना ज्यादा पेड़ लगाया गया है और ऐसी ऊर्जा का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे एक भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, तो ये कहां पे है भैया? पुणे में, ठीक है, मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है और ये भारत का पहला कार्बन नेगेटिव है। अब यहां पर बात आई है भैया किसकी? महाराष्ट्र की, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे बात आई है किसकी? महाराष्ट्र की, ठीक है। तो जब भी हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का लोकगीत, ध्यान देना, महाराष्ट्र का लोकगीत क्या भैया? लावड़ी। यहाँ का लोकगीत क्या भैया? लावड़ी, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी झील है? लोनार झील, ठीक है, यहाँ पे कौन सी झील है? लोनार झील। अच्छा, लोनार झील को हमें क्यों पढ़ना है? लोनार झील को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह क्या है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। क्या भैया? ज्वालामुखी निर्मित झील है और यह उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के मुंबई में, ध्यान देना, महाराष्ट्र के मुंबई में यहां पर जवाहरलाल नेहरू, ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू क्या है? बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, ध्यान देना। और महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव मनाया जाता है। क्या भैया? गणेश उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को लगभग याद करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं रक्षा परीक्षा अवसंरचना योजना। रक्षा
परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS के अंतर्गत भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र कहां पे खोला गया है? तमिलनाडु पे खोला गया है। या आप इसको बोल सकते हैं, ध्यान देना, या आप इसको बोल सकते हैं कि भारत का, ध्यान देना, आप इसको बोल सकते हैं कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण, ठीक है, ड्रोन परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है? तमिलनाडु में, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर आ जाए और पूछ ले कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है, तो वो क्या होगा? उत्तर तमिलनाडु, ठीक है। और किसके तहत खोला गया है या किसके अंतर्गत खोला गया है? रक्षा परीक्षण अवसंरचना के योजना के तहत खोला गया है तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन। आप देख सकते हैं ये हमारे एयरफोर्स के जवान हैं और इनके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रोन लगा हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो ड्रोन है ना, इसमें मानव रहित नीचे से रिमोट द्वारा इसको उड़ाया जा सकता है। तो हम इस ड्रोन के माध्यम से ऊपर से पूरे पृथ्वी की यानी भारत देश की या किसी राज्य की या जिले की जानकारी ले सकते हैं और अपने आर्म्ड फोर्सेस को सुदृढ़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर बात आई है तमिलनाडु की, यहां पे बात आई है क्या? तमिलनाडु की, ध्यान देना, यहां पे बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु, ध्यान देना, तमिलनाडु का मैती केला, ठीक है, मैती केला, तमिलनाडु का मैती केला क्या मिला है? इसको GI टैग मिला है, ठीक है, ध्यान देना, मैती केला को क्या मिला है? GI टैग मिला है। और जब भी तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, तमिलनाडु में क्या भैया? रामेश्वरम। और रामेश्वरम भारत की अंतिम भूमि है, क्या भैया? भारत की अंतिम भूमि, रामेश्वरम क्या है भैया? अंतिम भूमि, ठीक है। और अगर बात करें तमिलनाडु का तिरुर पान का पत्ता, ठीक है, ध्यान देना, तिरुर पान का पत्ता, इसको भी क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु की जो कावेरी नदी है, ध्यान देना, तमिलनाडु कावेरी नदी, वैसे तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों की है कावेरी नदी, तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों की कावेरी नदी, यह विवादित नदी है जिसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने, ध्यान देना, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया अनुवादिनी ऐप, ठीक है, हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है, PM मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है अनुवादिनी ऐप, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि अनुवादिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये अनुवादिनी ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये हमारे देश में ध्यान देना, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है क्या? पाठ्यक्रम, ठीक है, जो बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसका ये ऐप है। जितने भी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो भी उनका सिलेबस है, जो भी उनको पढ़ाया जाता है, इस ऐप में उन बच्चों को उन्हीं के भाषा में स्टडी मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। यानी ये जो ऐप है वो क्या है? बहुभाषाविद ऐप है, ठीक है, बहुभाषाविद ऐप है। आप किसी भी भाषा के हो, कहीं के भी हो, आप तमिलनाडु के हो, बंगाल के हो, जम्मू कश्मीर के हो, इस ऐप के तहत आपका जो पाठ्यक्रम है आपकी भाषा में मिलेगा, ताकि इससे समझने में और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली है तो उसको बांग्ला भाषा में वही सिलेबस मिलेगा, कोई तमिलनाडु का तमिल भाषा बोलता है तो उसको तमिल भाषा में उसका सिलेबस मिलेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है और अपने सिलेबस को पूरा कर सकता है और कहीं ना कहीं उसकी जागरूकता और जिज्ञासा इससे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस ऐप के बारे में याद रखना, यही है क्या? अनुवादिनी ऐप, केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा करंट अफेयर है। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, ठीक है, अभी हाल ही में, ध्यान देना, अभी हाल ही में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? तो वो है भैया भारत और अमेरिका, ठीक है। देखिए पूरे विश्व में भारत के साथ जिन जिन देशों के साथ बनती है, जो फ्रेंडली रिलेशन है, उसके साथ जो भारत है
है वह अपना युद्ध अभ्यास करता रहता है और हमारी तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास करती है। अब तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास इसलिए करती है कि कल को जो हमारे पड़ोसी चोरकट और दुश्मन देश हैं, कल को अगर हमारे पे उन्होंने हमला कर दिया तो हम उनसे युद्ध कर सकें और ये देश हमारी मदद कर सके। जैसे पाकिस्तान की हमेशा टैक्टिस रहती है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए, चाइना की हमेशा टैक्टिस रहती है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए। वो हमेशा आए दिन जो है भारत के राज्यों को अपना बताता रहता है कि ये हमारी जमीन है। तो कल को अगर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो हमें लड़ना आना चाहिए। साथ साथ में हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जब भी युद्ध अभ्यास होता है तो हम अपनी टेक्निक उनको सिखाते हैं और वो अपनी टेक्निक हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है, तो पूछ लेगा कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके मध्य है, तो आप बताओगे भारत और अमेरिका के मध्य में, ठीक है। देखिए ये हमारे भारत और अमेरिका के जवान ये हथियारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इसमें भारत के भी हथियार हैं और इसमें अमेरिका के भी हथियार हैं। इसी प्रकार से नॉलेज को साझा किया जाता है और कभी भी अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो दोनों सेनाएं एक साथ दुश्मन सेना से लड़ भी सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ साथ और देखते हैं कि अमेरिका और भारत के युद्ध अभ्यास और कौन कौन से हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ही युद्ध अभ्यास नहीं चलते, बहुत प्रकार के युद्ध अभ्यास चलते हैं अलग अलग आर्मी के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में, क्लियर है। तो देखिए अमेरिका के साथ साथ में हमारे और कौन कौन से युद्ध अभ्यास है। वज्र प्रहार थल सेना के साथ होता है युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये अपने आप में इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, सैन्य युद्ध अभ्यास, ये थल सेना के साथ में होता है। कोप इंडिया ये अमेरिका और भारत की वायुसेना के साथ में होता है। पैसेज सैन्य अभ्यास यह नौसेना के साथ में होता है, अमेरिका के साथ में। रेड फ्लैग अमेरिका और बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास होता है, ये भारत इसमें भाग लेता है। मालाबार अभ्यास, ध्यान देना, मालाबार अभ्यास, इस मालाबार अभ्यास को क्वाड भी कहा जाता है, ठीक है। इस मालाबार अभ्यास को क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड का मतलब होता है चार देश मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं। अब वो चार देश कौन कौन से हैं और इसको मालाबार युद्ध अभ्यास भी कहा जाता है। तो जरा देखिए, भारत है, अमेरिका है, जापान है और क्या, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिला के बनता है क्या, क्वाड। तो देखो ये है हमारे अमेरिका के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसका नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इसके बाद आता है क्या भैया, सिम्बेक्स। तो जो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है वो क्या भैया, भारत और क्या है, सिंगापुर, ठीक है। भारत और क्या भैया, सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, स्लीनेक्स। तो जो स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास है वो क्या भैया, भारत और क्या भैया, श्रीलंका, भारत और क्या भैया, श्रीलंका, ठीक है। और इसके बाद आता है हैंड इन हैंड, ठीक है। क्या भैया, हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड ये हम अपने दुश्मन देश यानी भारत और चाइना के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। और सूर्य किरण, ध्यान देना, सूर्य किरण जो होता है वह भारत और, ध्यान देना, भारत और नेपाल के साथ में होता है। किसके साथ, नेपाल के साथ में। और इसके बाद एक होता है गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किसके साथ, फ्रांस के साथ होता है, ठीक है, फ्रांस के साथ। तो ये युद्ध अभ्यास आपको याद करना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, ठीक है। ये है यूनिसेफ संस्था, एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनका मुख्यालय है, कितने देश जुड़े हैं और भारत हमारा भारत उस संगठन का सदस्य है या नहीं, तो इसके बारे में पूछ लिया करता है, ये आपको आना चाहिए। तो आज की जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो है यूनिसेफ, ठीक है, UNICEF, इसको पढ़ेंगे क्या, यूनिसेफ, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, ठीक है, चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यानी यूनिसेफ। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है कैथरीन रसल। यूनिसेफ की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कैथरीन रसल। ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष याद करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यूनिसेफ की अध्यक्ष कौन है अभी, कैथरीन रसल, ठीक है। अब क्योंकि यूनिसेफ की बात आई है और यह बच्चों के लिए संस्था है, ध्यान दीजिए, चिल्ड्रंस नाम आया है ना, मतलब बच्चों के लिए संस्था है, बच्चों के लिए धन जुटाती है और बच्चों के लिए खर्च करती है ये पैसा, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इस संस्था के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1986 को बनाया गया था, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था।
पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। लेकिन देखिए अभी इसका नाम क्या बदल गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और पहले इसे क्या बोला जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो अभी इसको लेकिन बोलते हैं क्या, अब इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉशमैन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ध्यान देना, पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉशमैन ने इस संस्था को बनाने में भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। ठीक है, और अगर पूछ ले कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहां पे भैया, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय। और इसके वर्तमान के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, कैथरीन रसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, 2024 की जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें हमारे भारत की 126वीं रैंक है। ठीक है, ध्यान देना, पूरे विश्व स्तर पर खुशहाली इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक तैयार किया जाता है और ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि कोई भी देश की जनता अपनी सरकार से कितना खुश है, या कोई भी देश कितना खुश है अपने सरकार के रवैये से, सरकार के स्कीम से, सरकार के भ्रष्टाचार से। तो आपको बता दें, इस सूचकांक में 2024 के सूचकांक में जो हमारी स्थिति है वह 126 है। ध्यान देना, हमारी स्थिति कितनी है, 126। यानी कहीं ना कहीं भारत के लोग, हम लोग अपनी सरकार से और सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। अब जरा बताइए, क्या छात्र कोई भी क्या सरकार से खुश है? 6-6 साल में वैकेंसी आ रही है, वो भी क्लियर नहीं हो रही, पेपर लीक हो जा रहा है। आज की डेट में एक से एक बड़ी संस्था, एक से एक बड़े पेपर, बड़ी नौकरी का पेपर भी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो भी हमारा भारत है, सरकार से खुश नहीं है। ठीक है, तो भारत पिछले साल की तरह इस बार भी इसकी रैंक क्या है, 126वीं। और आपको बता दें कि इस बार 2024 में खुशहाली रिपोर्ट किसने जारी किया है। अगर पूछ ले कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है, तो ध्यान देना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन। इस बार किसने भैया, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है खुशहाली रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों। पंचामृत योजना, ठीक है, अभी किस सरकार ने, ध्यान देना, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना लागू की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ध्यान देना, पंचामृत योजना अगर पूछ ले कि भैया पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है, तो ये यूपी सरकार ने लागू की है। किसने भाई, यूपी सरकार ने। यानी ये जो योजना है वो कहां पे लागू हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार, यानी हमारे माननीय योगी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, और पंचामृत योजना इसका नाम है। और सामने क्योंकि आपको फोटो दिख रही होगी, ये गन्ना है, और गन्ने को देखते हुए, ठीक है, ध्यान देना, गन्ने की पैदावार को देखते हुए गन्ने के लिए और गन्ना किसानों के लिए यह योजना लागू की गई है, पंचामृत योजना। ठीक है, अब देखिए, गन्ने के उत्पादन लागत को कम करने के साथ साथ 5 तरीकों के द्वारा उत्पादन और भूमि की उर्वरा बढ़ाने में गन्ना किसानों की मदद करने के लिए इस पंचामृत योजना को बनाया गया है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदावार को साइंटिफिकली टेक्निकली जीन में परिवर्तन करके गन्ना की पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाना, और जो किसान होते हैं उनकी आय को दोगुना करना, और आपको बता दें अलग अलग प्रकार के जो गन्ने हैं उनका उत्पादन करना ताकि निर्यात किया जा सके, इसकी योजना के लिए लागू की गई। इसलिए योजना लागू की गई है क्या, पंचामृत योजना। ठीक है, तो ध्यान देना, यह योजना कहां पे लागू हुई है, यूपी में। किसके लिए, गन्ना के लिए, और किसके लिए, गन्ना किसानों के लिए, और गन्ना की पैदावार को टेक्निकली और बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहां गन्ने की बात हो रही है तो ध्यान देना, गन्ना, ठीक है, ध्यान देना, गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ध्यान देना, गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र
कहाँ पे भैया, गन्ना अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे, लखनऊ में, यूपी के कहाँ पे भैया, लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, यूपी के लखनऊ में, ठीक है। और यहीं पर अगर बात की जाए गन्ना प्रजनन केंद्र, ध्यान देना, गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे भैया, कोयम्बटूर में, कहाँ पे भैया, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। और अगर पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो यूपी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। और गन्ना प्रजनन केंद्र भी कहां पे है, लखनऊ में, ठीक है। अब यहां पर यूपी की बात हुई है तो ध्यान देना, यूपी में अमरोहा, ध्यान देना, अमरोहा का ढोलक, इसको क्या मिला है भाई, इसको जीआई टैग मिला है। इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। और क्या भैया, महोबा का गोरा पत्थर, ठीक है, महोबा का गोरा पत्थर, ठीक है, गोरा पत्थर, इसको क्या मिला है, इसको मिला है भैया जीआई टैग, ठीक है। अब क्योंकि नाम यहाँ लखनऊ भी आया था तो लखनऊ का चिकन करी, ठीक है, ध्यान देना, लखनऊ का चिकन करी। और ये चिकन करी मतलब, ठीक है, मुर्गा नहीं है, खाने वाला मुर्गा नहीं है ये। चिकन करी एक प्रकार का जरी का काम होता है, ठीक है, ध्यान देना, जरी का कार्य होता है, जरी कार्य, यानी जो एक विशेष प्रकार के जो सूट होते हैं महिलाओं के, उनमें कढ़ाई का काम होता है, उसको बोलते हैं चिकन करी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो करंट अफेयर है वो क्या है। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। देखिए ये है अमिताभ घोष और इन्होंने एक किताब का विमोचन किया है जिसका नाम क्या है, स्मोक एशेस, ठीक है। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछ लिया करता है कि अभी हाल ही में इस किताब का विमोचन हुआ है, यह किसने लिखा है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको बता दें जो स्मोक एंड एशेस नामक किताब है यह लिखी गई है कितना, अमिताभ घोष, ठीक है। कभी भी एग्जाम में तैयारी करते हैं ना, कभी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना तो ध्यान देना, एक नाम है अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय, ठीक है, एक नाम है अरुंधति रॉय। इसको बहुत याद रखना क्योंकि अरुंधति रॉय कोई ना कोई किताब लिखती रहती है और हर साल कोई ना कोई किताब लिखती है जो हमारे एग्जाम में सरदर्द बन जाता है। और दूसरा नाम क्या है भैया, ये अमिताभ घोष, ये भी कोई ना कोई किताब लिखते रहते हैं जो हमें सरदर्द दे जाते हैं, एग्जाम में याद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त हुए। कल फिर इसी समय आएंगे और आपको सटीक करंट अफेयर बता के और आपका एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।